हमारे भारतीय समाज में ये परंपरा भी रही है कि जो हमारे माता पिता होते हैं, हम वो हमारे सपने तो पूरे करते ही हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, बड़े करते हैं और बाद में हम उस पढ़ाई लिखाई के बेस पे नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं। लेकिन साथ के साथ बच्चे भी ये फ़र्ज समझते हैं कि जो माँ बाप का सपना हो, कोई उनकी इच्छा हो, उसको भी जितना कोशिश हो सके उसको पूरा करने की जाए। लेकिन कई बार इसके भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऐसा ही हुआ ऋषि के साथ। ऋषि जो कि रहते तो शहर में है, लेकिन वो एक घर बना रहे थे। कहां पर? एक गांव में, जो इनका बेसिकली पुश्तैनी गांव है। लेकिन अब एक शहर में काम करने वाला व्यक्ति गांव में, जो कि उनके शहर से काफी दूर है, भला वहां पर घर क्यों बनाएगा? उसका कारण था कि उसके पिता की इच्छा। उसके पिता चाहते थे कि उस जमीन पर वो घर बनाए और अपनी रिटायरमेंट के जो जिंदगी है वो वहां पर गुजर बसर करें। लेकिन जैसे मैंने कहा, लेकिन कई बार किसी इच्छाओं की पूर्ति को करते करते उसके परिणाम खौफनाक हो जाते हैं। लेकिन आखिर ऋषि के पिता इस जमीन पर घर क्यों बनाना चाहते थे? क्या नाता था उनका इस जमीन से? और कहां से शुरू होता है इस जमीन का खौफनाक किस्सा? शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड में। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो कहानी तो आके सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो हॉरर की तलाश में, हॉरर स्टोरीज और हॉरर पॉडकास्ट की तलाश में इस चैनल पर आए हैं, तो यहाँ पर आपको डेली हॉरर स्टोरीज और वीक में 2 पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ के साथ ही वीडियो कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाइप करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके हाइप से इस वीडियो को प्रमोशन मिलेगी फ्री में आपकी तरफ से। तो उम्मीद रहेगी कि आप हाइप का बटन भी प्रेस करेंगे, जो कि आपके कमेंट सेक्शन को राइट साइड पर स्वाइप करेंगे। स्वाइप करने के साथ ही आपको हाइप का बटन शो होगा, वहाँ पर आप जाके उसको हाइप कर सकते हैं। कई व्यूअर्स की कंप्लेन है कि उनको हाइप का जो बटन है वो शो ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो हाइप का फीचर है ये हर एक कंट्री में हमें अभी अवेलेबल नहीं है। तो जिस जिस कंट्री में अवेलेबल है तो उसी कंट्री में ये शो करेगा। तो जो नहीं कर पा रहे तो उनकी किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं है, ये यूट्यूब की तरफ से फीचर नहीं है। खैर, अब हम बढ़ते हैं किस्से की ओर। ऋषि के पिता सिद्धांत, वो बेसिकली जिस गांव की ये बात है, बेसिकली ये एक मध्य प्रदेश का एक गांव है और वहाँ पर ये अपने 2 भाइयों के साथ रहते थे। अब ज़मीनें इनके पास अच्छी खासी थी और इनका जो परिवार था वो भी काफ़ी संपन्न था। लेकिन फिर एक घटना घटती है। अब इनके जो पिता है वो उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। ज़मीनों का अभी बंटवारा भी नहीं हुआ था इन भाइयों के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं था कि ज़मीनों को लेकर कुछ तकरार हो, कुछ ऐसा हो। तो अब ये 3 भाई थे, तीनों भाई में जो ज़मीन है वो तकरीबन बराबर बराबर बंटनी थी। अब जो ऋषि के पिता है सिद्धांत, उनकी अभी कुछ साल पहले नौकरी लगी थी, सरकारी नौकरी, और काफ़ी अच्छी मतलब नौकरी थी, तनख्वाह तो अच्छी थी, डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था। तो वो तो शहर शिफ्ट कर चुके थे। अब उनका इस ज़मीन के साथ डायरेक्ट कोई लिंक नहीं था, मतलब कृषि, खेती बाड़ी वगैरह ये कुछ उनका करने का कुछ था नहीं। और जो भी करते थे इनके 2 भाई करते थे, बड़े भाई करते थे, इसलिए कोई इनका ऐसा सच इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब ज़मीन की कृषि ना करे तो बेचने वगैरह का तो होता ही है। हालांकि गांव में इतनी महंगी ज़मीन होती नहीं है। खैर, अब जब पिता इनके चल बसते हैं तो बाद में फिर जो इनके बड़े भाई हैं वो इनसे दरख्वास्त करते हैं कि जो मेजर ज़मीन का पार्ट है वहाँ पर हम खेती करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब तुम तो भाई बड़े अफसर हो गए, शहर में रह रहे हो, तुम्हें तो खेती बाड़ी का कोई है नहीं। हाँ, अगर तुम ये चाहो तो खेती का तुम कुछ हिस्सा ले लेना करना। लेकिन जो इनकी पूरी एक सेपरेट ज़मीन थी, मतलब 2 इनकी ज़मीन हिस्सों में बंटी थी। एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो बिल्कुल इंटैक्ट था, और एक अलग से हिस्सा था जो इनका दूसरे गाँव से अलग था। और ये इन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम वो वाला हिस्सा ले लो, खास तौर पर इस हिस्से में जो खेती होगी इसका हम पर्टिकुलर एक पार्ट तुम्हें उसका पैसे में जो आमदनी हुआ करेगी वो दे दिया करेंगे, और वो जो तुम्हारा हिस्सा है, जो तुम्हारी ज़मीन है वो तुम्हारी, तुमने उसका जो करना करो। कंपैरेटिवली वो छोटा हिस्सा था। अब इनके जो पिता थे वो कुछ ऐसे नहीं थे कि भाई मेरा ऐसा हक है, मैं तो उसमें भी लेकर रहूँगा, ऐसा करूँगा। इनके पिता सोचते हैं कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ वो ज़मीन।
उस ज़मीन में खास बात थी कि वहाँ पर खेती बड़े समय से नहीं हुई थी, लेकिन उस ज़मीन के आसपास दूसरे लोगों के काफ़ी बड़े बड़े बाग थे, यानी कि आसपास हरियाली बहुत थी। और उस ज़मीन में एक घर था जो देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था, यानी कि हो सकता है कि वो 100 साल से भी पुराना हो। बहुत बड़ा घर तो नहीं था, लेकिन जितना भी था मतलब कह सकते हैं कि 2 कमरे होंगे और बाकी जो रसोई वगैरह होगी खुद सो सकते हैं। बड़े छोटे से इसमें घर बना था। किसका था घर, अब इनके पिताजी के सारी नॉलेज में थी, लेकिन कभी भी बच्चों ने ये पूछना गवारा नहीं समझा। जो उनके 2 बड़े भाई थे वो इस ज़मीन की तरफ आते भी नहीं थे, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए अब ये जो राज था वो भी इनके पिता के साथ ही चला गया। अब जैसा मैंने कहा कि इनके जो पिता थे सिद्धांत, इनको कुछ इस तरीके का लेना देना नहीं था कि इस पर खेती करेंगे। वह तो बस जो भी मृत्यु के बाद जितने भी रस्म रिवाज हुए और उसके बाद वो करके चल दिए। अपने भाइयों को ये कहते हुए कि भैया आपने जो भी करना है कर लेना, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप फाइनलाइज कर लोगे मुझे बुला लेना, जैसा आप कहोगे, आप बड़े भाई हो, पिता तुल्य हो, तो हम वैसा कर लेंगे। अब जैसा कि बंटवारे की मैंने बात की कि जब बंटवारा हुआ तो मेन जो ज़मीन का पार्ट था वो दोनों भाइयों के हिस्से में आ गया, और उसका कुछ पोर्शन जो भी खेती बाड़ी का आमदनी में बनना था इनके साथ तय हुआ कि आपको मिल जाया करेगा, और दूसरी ज़मीन जो है वो अब आपकी। ऋषि कहते हैं कि सिद्धांत यानी उनके पिता ने इस ज़मीन को उससे पहले बिल्कुल अच्छे तरीके से देखा भी नहीं था, लेकिन अब जब ये देखने जाते हैं, जैसा कि बताया कि घर मिलता है और ज़मीन वो भी काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है, देखा जाए तो वो उस ज़मीन को देखकर खुश हो जाते हैं कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर खेती बाड़ी आज तक कभी नहीं हुई, और मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा घर बनाता हूँ, विला टाइप। और धीरे धीरे जो है वो उसको बाग, हल्के छोटे छोटे जैसे ग्राउंड घास होती है, घास लगाना शुरू करता हूँ सारी ज़मीन पर, और कुछ पेड़, फलदार पेड़ बोना शुरू करता हूँ, और एक जो घर है उसको मैं तामीर कराना शुरू करता हूँ। तो जब तक मैं रिटायर होऊंगा अच्छा सा घर बन जाएगा, और रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चे जो हैं वो शहर में जो मर्जी करें, जैसा मर्जी करें, हम यहाँ पर आकर अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी बिताएंगे, यानी कि सिद्धांत और उनकी पत्नी। ये सोच इनके दिमाग में थी और इनको काफ़ी अच्छा लगा। और ये घर जो था, यानी कि एक खंडरनुमा घर, टूटा फूटा घर, ये इनकी नज़र में गया और इन्होंने सोचा कि इस घर को ये तोड़ेंगे। एक्चुअली बात उसका कोई काम नहीं था, इसको समतल करके कुछ वहाँ पर देखेंगे क्या बनाएंगे। ये सोच के साथ ये शहर वापस चले जाते हैं। अब कुछ साल बीतते हैं। ऋषि खुद जो है वो तकरीबन कुछ 13 बरस के हो चुके थे, और अब रिटायरमेंट की एज तो भी बहुत दूर थी, लेकिन उन्हें लगता है कि ठीक है, अब ये वही सही वक्त आ चुका है जहाँ पर मैं ये घर को धीरे धीरे तामीर करना शुरू करूँ। पैसा भी काफ़ी है, जो खेती की आमदनी आती थी वो भी अच्छी खासी आती थी, उसको ये यूज़ नहीं करते थे, एज इट इज़ बैंक में पड़ी रहती थी। तो क्यों ना मैं घर को तामीर करना शुरू करूं, और जब तक बच्चे 20 बरस के आसपास हो जाएंगे, यानी कि 6-7 साल में अच्छा सा घर, आलीशान सा घर खड़ा कर दिया जाएगा, और जब रिटायरमेंट की एज आएगी तो उसको फर्निश करना शुरू कर देंगे। अब ये इसी सोच के साथ गांव जाते हैं। गांव जाने के बाद ये जब ज़मीन को देखते हैं, उसके ज़मीन में एक ये भी तय पाया था कि ज़मीन का जो रख रखाव होगा वो इनके भाई करेंगे, यानी कि झाड़ियाँ वगैरह वो उन्हीं उगने देंगे, बिल्कुल समतल रहेगी, बिल्कुल कोरी रहेगी ज़मीन। जब ये आते हैं देखकर बड़े खुश होते हैं कि भाइयों ने बड़ी अच्छी इसका रख रखाव किया, और ये फिर अब सोचते हैं कि मैं आया ही हूँ तो ऐसा करता हूँ कि उद्घाटन कर देता हूँ, यानी कि वो जिसे कहते हैं ना नींव रखने का होता है, जैसे एक कई मारते हैं तो उसके बाद फिर सारा शुरू हो जाता है सिलसिला। तो ये सोचते हैं कि ऐसा शुरू कर लेते हैं। अब सारा प्रोग्राम तैयार हो जाता है और उसके बाद ये वहाँ पर पहुँचते हैं। बड़ा छोटा सा, यानी कि इनके भाई होते हैं, इनका अपना परिवार होता है, और पंडित जी को बुलाकर हवन यज्ञ कराने के बाद वो रस्म क्रिया की जाती है, ईंट लगाई जाती है। और जब ये उस घर की तरफ देखते हैं, उस खंडरनुमा घर की तरफ देखते हैं, तो फिर उनके मन में विचार आता है कि पहले इसको तोड़वाऊंगा और उसके बाद फिर शुरू कराते हैं, नींह रखाने काम शुरू कराते हैं। अब सभी बड़े खुश थे कि चलो ठीक है, अब इस ज़मीन की भी सुनी गई, इस ज़मीन में भी अब धीरे धीरे चहल पहल बढ़ेगी और ये भी वीरान से आबाद हो जाएगी। रात का समय होता है, रात के समय में खाना वगैरह खा के सब सोने की तैयारी करते हैं। सब खुश थे, लेकिन सिर्फ सिद्धांत के चेहरे पर कोई परेशानी थी। सिद्धांत के बड़े भाई उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या दिक्कत है, तू बड़ा, जब से हम वहाँ से आए हैं तू बड़ा लग रहा है, मतलब कि बड़ा बुझा बुझा सा लग रहा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, क्या हुआ? तो सिद्धांत कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही ना मन में ना थोड़ा सा मुझे
बड़ा अकेलापन सा फील हो रहा है, बड़ा मुझे सही फील नहीं हो रहा। तो ये सोचते हैं कि ठीक है, कई बार अब बहुत देर बाद ये गांव से शहर से गांव आया, तो हो सकता है उसकी वजह से माहौल में थोड़ी सी बदलाव हो जाता है, नहीं ठीक लगता। खैर ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि अब छोटे भाई थे, काफ़ी छोटे थे, तो बेटा भी कह देते थे कोई बात नहीं बेटा, तू आराम से जाके सो जा, इन केस कोई रात को समस्या हो, तभी वगैरह में कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे बता देना, चल पड़ेंगे डॉक्टर के पास। ये कह के ये चले जाते हैं। रात का सन्नाटा था। इनका जो घर था, जहाँ पर ये मैं इनके भाइयों का घर था, ये भी काफ़ी आलीशान घर था, 2 मंजिला घर था, और वो भी काफ़ी आलीशान बना था, गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ इनके पास था। रात के 2 बजे के आसपास का समय होता है, बिल्कुल सारे गांव में, सारे घर में सन्नाटा पसरा होता है, किसी की कोई आवाज़ नहीं, सभी सो रहे हैं, नेचुरली बात है। लेकिन आवाज़ एक ज़ोरदार आती है, जिससे सारे का सारा घर दहल उठता है, जैसे कोई विस्फोट हुआ, ठक की आवाज़। अब ये आवाज़ जो थी वो मेन घर के बाहर से थी, यानी आंगन से आ रही थी। जैसे ही वो देखते हैं, बाहर की तरफ भागते भागते देखते हैं, सबके होश उड़े के उड़े रह जाते हैं, क्योंकि ये आवाज़ कहीं और से नहीं आ रही थी, बल्कि जो इन्होंने अपनी कार पार्क की हुई थी उसके ऊपर कोई गिरा पड़ा था। अब 2 मंजिला ऊंचाई से वहाँ पर गिरा पड़ा था। लग रहा था कि शायद जो भी कोई गिरा है, पता नहीं कौन, अभी किसी की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई थी, तो सबसे पहले दिमाग में तो यही आता ना कि मौत हो गई, इंसान ज़मीन पर गिरा। इनके भाइयों के, सिद्धांत के भाइयों के मन में था कि चलो जो भी गिरा है बच जाएगा, इतनी ऊंचाई नहीं है। लेकिन जैसे ही ये भागते भागते जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर कोई और नहीं था, बल्कि सिद्धांत था खुद। सिद्धांत की लाश, सिद्धांत की लाश यानी कि खत्म, खून से लथपथ थे। अब एक इंसान 2 मंजिला ऊंचाई से अगर जमीन पर गिरे तो लगभग हो सकता है उसकी मौत निश्चित है। लेकिन गाड़ी पर गिरने से थोड़ा सा इम्पैक्ट कम होता है, क्योंकि छत पर जब गिरती है तो छत थोड़ी सी बेंड होती है, तो एक छोटा सा एक अपॉर्चुनिटी, एक रूम मिल जाता है बचने का। और खून वगैरह जो है वो भी इतना चांसेस कम होते हैं। लेकिन जैसे ही वो सिद्धांत की तरफ देखते हैं तो ऐसे महसूस होता है जैसे किसी ने इस तरीके से नाखूनों से पीछे की तरफ वार किया हुआ, यानी कि जो सर के बाल हैं वो बिल्कुल चीर हुआ था, बिल्कुल चीरे गए थे, यहाँ से खून निकल रहा था, जो बिल्कुल कमर की तरफ जा रहा था, शर्ट फटी हुई थी, जैसे किसी ने बहुत नुकीले नाखूनों से वार किया है। अब आंखें उनकी खुली हुई थी और आंखों में दर्द और खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। दर्द शायद अपने उस आखिरी समय का, शायद अपने बीवी बच्चों भाइयों को छोड़कर जाने का, और खौफ कुछ ऐसी चीज देखने का, कुछ ऐसा देखने का जो शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा और शायद आखिरी मर्तबा ही देखा था। अब थोड़ी सी उम्मीद तो होती है, अपना परिजन ऐसा हो, जल्दी से ये डॉक्टर को फ़ोन करते हैं कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, हम हॉस्पिटल में आ रहे हैं, जल्दी से इमरजेंसी का जो भी अरेंजमेंट करो। गाड़ी में बिठाते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिद्धांत की लाश पड़ी हुई थी, वो चल बसे थे। अभी दिन के समय में जहाँ पर खुशियाँ थी, नया घर बनाने की खुशियाँ थी, उनके भाई आए थे गांव शहर से काफ़ी समय बाद अपने परिवार के साथ। उनका भतीजा ऋषि बड़ा हो चुका था, लेकिन अब वहाँ पर मातम पसर चुका था। इंसान बीमार हो, कुछ समय जिए, चल बसे, तो कहीं ना कहीं घर वालों को दुख तो होता है, लेकिन एक तरह का इंट्यूशन होती है कि हाँ भाई, पता था कि बस सब ज़्यादा देर समय नहीं देंगे। लेकिन एक हंसता खेलता आदमी, एक नई जीवन की शुरुआत करने का इच्छुक आदमी ऐसे चल बसे तो क्या। यही सब की जुबां पर था गाँव में। कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जो मेन बात थी, जो असल वजह थी, वो कि ये वार किया किसने। जानवर का काम नहीं हो सकता, जानवर इतने सलीके से वार नहीं करेगा कि बिल्कुल पीछे की तरफ से एक नाखूनों की धार जा रही हो। तो फिर कौन है? अब दबी आवाज में गांव में ये बातें होने लग पड़ी कि ये चुड़ैल का काम है। गांव में कुछ बुजुर्ग थे जो शायद उस जमीन को लेकर बात करते थे,
शायद अब वो बातें फिर से उभरने लगी। बात चलती चलती भाइयों तक पहुंची। किसके? यानी कि सिद्धांत के भाइयों तक पहुंची कि ये जो जमीन है, ये वो फलां ताऊ बता रहा है कि ये तो श्रापित है। यहाँ पर तो कुछ हुआ था ऐसा जिसके बाद इस जमीन पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं करता, ये जमीन वीरान है। और तुम्हारे पिता को भली भांति पता था। अब ये बात इनके भाइयों को पता नहीं थी, लेकिन क्या राज था इस जमीन का, क्या श्राप था इस जमीन पर, और क्या कहानी थी उस खंडर घर की, ये अभी तक किसी को पता नहीं थी। जैसे मैंने कहा कि जो बुजुर्ग थे उनकी भी ये सुनी सुनी बातें थी कि यहाँ पर कुछ श्रापित है, कुछ बुरा हुआ है, लेकिन ये क्या हुआ ये नहीं पता। अब जब सारे रस्मों क्रिया सब कुछ पूरा हो जाता है तो इनके जो भाई हैं ऋषि को, यानी कि इनके ताऊ जो हैं ऋषि को ढांढस बांधते हैं और कहते हैं कि बेटा कुछ हमें पता लगा है कि ज़मीन को लेकर कुछ ऐसी अफवाहें हैं, और देखो वो हुआ भी सच के अभी घर बनाने का तैयारी शुरू हुई तो ऐसा हो गया। तो हम चाहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम गाँव तो चलो वापस अब नहीं आओगे, तुम्हारा पढ़ाई वगैरह का है, और तुम वहाँ पे रहो। जो हमारी अब ये 2 जानों की ज़मीन है, ये 3 जानों की, यानी कि तुम्हारा हिस्सा भी इसमें होगा। जो भी आमदनी आती है वो तुम्हें हम उससे ज़्यादा देंगे, क्योंकि अब भाई 3 हिस्सों में होगी है। और उस ज़मीन को रफा दफा करो, उस ज़मीन कागजी तौर पर तुम्हारी है, लेकिन बस उसका छोड़ दो। अब ऋषि अभी इतनी समझ में नहीं थे कि ये करेंगे। उनकी माँ से बात की जाती है, माँ तो चलो ये बात मान जाती है, ठीक। अभी उन पर तो दुखों का पहाड़ टूटा था। वो आए थे, अपने पति के साथ आई थी, अपने बच्चे के साथ आई थी, एक छोटी बहन भी थी ऋषि की, कुछ साल छोटी, उनके साथ। और वो वापस जा रहे थे बिना अपने पति के, बिना अपने बाप के। अब ये शहर में जब दोबारा जाते हैं और धीरे धीरे ज़िंदगी जो है वो पटरी पर आनी शुरू हो जाती है। बीच बीच में इनकी माँ बोलती है कि तुम्हारे पिता की बहुत इच्छा थी उस ज़मीन में घर बनाने की, एक आलीशान घर बनाने की, विला बनाने की, और वो सारी धरी के धरी रहेगी। और दुख तो होता ही है जब इच्छाएं पूरी ना हो और इंसान चला जाए। लेकिन जैसे कि उनकी पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा थी, फिर अभी इनके जो यानी कि ऋषि खुद अभी बालिग थे, शादी नहीं हुई थी, छोटे थे। तो जैसे ही ये अपने ग्रेजुएशन पढ़ाई जो भी पूरी करते हैं तो इनको सीधा अपने पिता की नौकरी मिल जाती है काफ़ी अच्छी सैलरी पर। और इस दौरान कभी भी कोई इनको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि पेंशन तो आती रही, पैसा भी अच्छा खासा बचाया था, घर पर लगाने का जो पैसा बचाया था वो भी अब इनका था। और साथ के साथ ही जो खेती से आ रहा था पैसा, वो तीसरे हिस्से के भी मालिक बन चुके थे उस ज़मीन के, अपने भाइयों की, अपने सोरी ताऊ की। तो कुल मिला के सब ठीक चल रहा था। धीरे धीरे गाड़ी फिर पटरी पर आने शुरू हो जाती है। कुछ इस बात को 12 से 13 वर्ष बीत जाते हैं। इसी दौरान इनकी छोटी बहन की शादी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है, 1 आधा साल ही होता है अभी। और ये अब अपनी शादी का भी सोच रहे होते हैं, नौकरी तो अच्छी लगी चुकी होती है। अब जैसे इनकी माँ भी बात करती थी कि इनके पिता की इच्छा थी वो पूरी नहीं हो सकी, पता नहीं क्या हुआ, कैसे वो उस रात उस छत पे पहुँचे, और वो जख्म जैसे जैसे ये बड़े होते जा रहे थे। जब ये सब कुछ हुआ तब इनकी ऐसी उम्र नहीं थी जिस पर डिस्कशन की जा सके, लेकिन ये बात राज तो थी कि आखिर उनके पिता उस छत पर पहुँचे कैसे, कैसे उनकी मौत हुई, कुछ नहीं पता। और ये सब कुछ उसी दिन क्यों हुआ जिस दिन उन्होंने उस ज़मीन के बारे में घर बनाने की शुरुआत की, और बाद में पता लगा कि सब श्रापित था। अब जैसे ये शहर में पले बड़े थे, इनको ये चीज़ों पर किसी भी तरीके का कोई भी यकीन, किसी भी तरीके का भरोसा विश्वास था नहीं। ये अपनी माँ से कहते हैं कि माँ अब देखो छुटकी की शादी तो हो चुकी है, अभी मेरी शादी भी चलो होगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना घर बनाने की शुरुआत की जाए। अब जैसे ही इनकी माँ ये बात सुनती है तो वो सोचती हैं कि ठीक है, अब बाप की इच्छा थी, बेटा पूरी करना चाह रहा है, लेकिन जो तुम्हारे ताऊ बोल रहे हैं या जो गांव वाले बोल रहे हैं, तो ये ऋषि कहते हैं कि माँ सब बकवास है। मैं समझता हूँ कि ये बात बड़ी अजीब है, बड़ी अटपटी है कि पापा कैसे वहाँ पर गए। हो सकता है टहलने के लिए गए हों, उन्हें ठीक नहीं महसूस हो रहा था, ताऊ जैसे बता रहे थे, और गलती से उनका पैर स्लिप हो गया हो और गिर पड़े हो सकता है। लेकिन इनकी माँ कहती है वो नाखूनों के निशान, उस चीज़ का इनके पास भी कोई जवाब नहीं था। खैर अब ये ठान चुके थे कि ये उसी ज़मीन पर घर बनाएंगे, अपने बाप का सपना, अपने पिता का सपना पूरा करेंगे। और फिर ये इच्छा रखते हैं अपने ताऊ जी के सामने। लेकिन ताऊ जी कहते हैं कि बेटा पहले भी इतना बड़ा हादसा हुआ,
सोच लो, हम तुम्हें कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी ज़मीन है, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि, यानी दोनों भाई कहते हैं हम चाहते हैं कि तुम ऐसा ना करो तो अच्छा होगा। अब सलाह सबकी ली, लेकिन करनी अपनी थी इन्होंने। ये डिसाइड करते हैं कि ये शुरुआत करेंगे, और ये शुरुआत कर देते हैं। ये फिर से भूमि पूजन होता है और नींहों का काम शुरू होता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। ये गांव में रुकते नहीं है, ये सारा काम करा के वापस चल देते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे घर तामीर होना शुरू हो जाता है, ठीक उसी तर्ज पर जो इनके पिता ने सोचा था, कि ऐसा नहीं कि 6 महीने साल में घर बना जाएगा, धीरे धीरे 5-6 साल लगेंगे, आराम से कार्य पूरा होता रहेगा, और फिर उसके बाद ये वहाँ पर रहने जाएंगे। अभी इनकी तो उम्र उतनी थी नहीं, ये रिटायरमेंट के पास तो थे नहीं, लेकिन था कि घर बन जाएगा और महीने में 1-2 दिन वहाँ पर आके रुका करेंगे, क्योंकि आसपास वातावरण काफ़ी अच्छा था, जैसे मैंने कहा। अब घर बनना शुरू हो जाता है, लेकिन घर इतनी जल्दी बन जाएगा ये अब सबको समझ आ चुका था कि ये होने नहीं वाला, क्योंकि धीरे धीरे घटनाएं होनी शुरू होगी। कई बार जो मजदूर काम करने आते, कुछ दिन काम करते, फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर उन्हें कुछ नज़र आता है, किसी की रोने की आवाज़ आती है, किसी की चीखें मारने की आवाज़ आती है, वो भाग जाते। रात के समय में यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं होता था। अमूमन कई बार ठेके पर हो तो काम रात के समय में भी चलता रहता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा इस प्लॉट पर छाना शुरू होता था, इस जगह पर छाना शुरू होता था, तो लोग, मतलब जितने मजदूर ठेकेदार सभी चले जाते थे। लेकिन दिन के समय में भी यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जैसे मजदूरों को चोट लगने की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी। अब कंस्ट्रक्शन होती है, चोटें तो लगती हैं, लेकिन जैसे ठेकेदारों को तो पता ही होता है ना कि हाँ भाई एक एवरेज होती है, कि भाई किसी भी चीज़ की एक एवरेज होती है, स्टैटिस्टिक्स होता है कि हाँ कि आज से ऑन एवरेज इतनी चोटें लगती हैं, लेकिन वो उससे कई ज़्यादा थी। और फिर एक मजदूर की मौत भी हो जाती है रहस्यमय परिस्थितियों में। वो मजदूर काफ़ी एक्सपीरियंस मजदूर था, आराम से काम कर रहा था। अचानक से उसके चीखने की आवाज़ आती है, और जब भागे भागे जाते हैं जहाँ से आवाज़ आती है, वो एक कोने में बैठा अपने आप को कील अपनी छाती में मार रहा था, और कुछ देर बाद वो मर जाता है। उसका खून उस जमीन पर बिखरा पड़ा था, मानो जैसे वो श्रापित जमीन खून की प्यासी है, उसे खून चाहिए। उसके बाद भी ताऊ जी ने इनके कही बात की, बेटा अभी भी इतना नहीं था मीर होना, घर शुरू हुआ, ठीक ठाक है, खर्चा भी नहीं हुआ, तो सोच ले अभी अपने फैसले के बारे में, देख कितना कुछ हो रहा है। लेकिन ये कहते हैं कि भाई अब जब मजदूर काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही, हो सकता है उसने नशा किया हो, कोई बात हो, कोई घरेलू समस्या से परेशान हो, खुदकुशी की हो, जो भी है चलता रहा। लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी। इसी दौरान इनकी शादी भी हो जाती है, और बड़ा प्यारा सा इनका एक बच्चा होता है, और देखते ही देखते तकरीबन 9 वर्ष बीत जाते हैं। अब इनके बच्चे की उम्र भी 5 वर्ष के आसपास है, और घर पूरी तरीके से बन चुका है, आलीशान महल, शायद जितना इनके पिता ने सोचा था उससे भी कहीं बढ़कर। वो जख्म भर चुके थे इनके पिता के जाने के, उस ट्रेजिडी के काफ़ी बरस जो हो चुके थे। लेकिन जब ये घर देखते हैं, इनकी माँ घर देखती है, तो आंखें सबकी ना ही सिर्फ इनकी बल्कि ताऊ की, सबकी खुली की खुली रह जाती है कि इतना शानदार घर। खैर, अब समय आता है मुहूर्त का। मुहूर्त के दौरान सब रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया जाता है, स्पेस की कमी तो थी नहीं। लेकिन पंडित जी जब मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ समय बाद मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक उनको खून की उल्टी आ जाती है, और वो गिर पड़ते हैं। आज तक पंडित जी को कोई भी इस तरीके की समस्या नहीं थी। खून की उल्टी आना एक बहुत बड़ी बात थी। सारे के एक राय पर पानी फिर जाता है। अब बिना पंडित जी के पूरा हवन यज्ञ कैसे हो। बड़ी बुरी हालत में पंडित जी को उस घर से बाहर लेकर जाया जाता है। फिर से रंग में भंग पड़ जाती है। लेकिन एक बात बहुत अजीब होती है कि पंडित जी को जब वापस लेके जाया जाता है, हॉस्पिटल जाते जाते पंडित जी की तबीयत बिल्कुल ठीक वैसी ही हो जाती है जैसी पहले थी, बिल्कुल ठीक ठाक। उनको ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा था उनको खून की उल्टी है। ये इंसान का खुद की हालत बुरी हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ उन्हें किसी तरीके का महसूस ही नहीं हुआ। ये बड़ी अजीब बात थी सबके लिए जब उन्हें पता लगता है ऋषि को ऐसा कुछ हुआ। खैर, अब पंडित जी फ़ोन पर कहते हैं कि मैं
अब हवन यज्ञ का तो जैसा तैसा हो गया, मैं फ़ोन पर मंत्र पढ़ देता हूँ और जो भी घर की सुख समृद्धि के लिए जरूरी मंत्र होते हैं पढ़ देता हूँ, तो फ़ोन पर ही मंत्र पढ़ दिए गए और जैसे तैसे करके गृह प्रवेश वाला सिस्टम हुआ। घर वाकई बहुत आलीशान था। एक शायद आप सोच रहे होंगे कि जब इनके पिता ने इसकी शुरुआत की, उनके पिता की अचानक मौत हो गई, लेकिन ऋषि बिल्कुल ठीक ठाक, उनका परिवार कम होने की बजाय बड़ा, शादी हुई, बच्चा हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि थ्रू आउट सारी प्रोसेस के दौरान उनके मन में कभी भी ये आया नहीं कि जो एक साइड पे छोटा सा घर है उसको तोड़ना है। वो ठीक वैसे का वैसे था। एक दीवार बना दी गई और इस घर को एक तरह से बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया। लेकिन क्या इस चीज से वहां जो रह रही थी उसके हृदय में परिवर्तन आता? शायद नहीं। अब ये वहां पर पहले डिसाइड करके आए थे कि कुछ 15-20 दिन की छुट्टियां लेंगे और यहाँ पर रुकेंगे घर में, और उसके बाद फिर घर को लॉक लगा दिया जाया करेगा, चाबियां ताऊ जी के पास रहा करेंगी, दिन के समय में थोड़ा बहुत घूम फिर आए, वहां पर रहे, और बाद में महीने में एक आधी बार आया करेंगे और एक आधा दिन 2 दिन रुका करेंगे और फिर वापस। एक आधी रात तो इनकी बिल्कुल ठीक गुजरती है, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आती, और उसके बाद फिर दूसरी रात आती है। रात का समय था, सभी आराम से सो रहे थे, रिश्तेदार वगैरह भी आए थे जो अभी गए नहीं थे, लेकिन आवाज़ सिर्फ एक को आती है, इनकी माँ को। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई काफ़ी दर्द से करा रहा है, जिसको असहनीय दर्द हो रही है, और वो बस चाह रहा है कि शायद उसके ये आखिरी वक्त है और उसको आखिरी वक्तों में कोई पानी पिला दे, कोई दिलासा दे दे। इनकी माँ अचानक से हड़बड़ा के उठती है। अब इनकी माँ धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ जाती जा रही थी। हो सकता है कि कोई और होता तो शायद डर जाता, लेकिन वो डर नहीं रही थी, क्योंकि वो इस आवाज़ को भली भांति पहचानती थी। जैसे जैसे वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनको ये बात पुख्ता होती जा रही थी कि वो किसकी तरफ बढ़ रही हैं। और आखिर में जब वो उस दीवार के सामने आती हैं, तो मानो बस जो वो अपनी आंखों के सामने देख रही थी वो शायद हकीकत तो नहीं थी, लेकिन एक चेतावनी जरूर थी। वो देखती हैं कि उनके पति सिद्धांत उस दीवार में आधे चिने हुए हैं। उनका मुंह और हाथ बाहर है, कुछ टांगे बाहर हैं, और कराने की आवाज़ आ रही है जैसे किसी इंसान को टॉर्चर किया जा रहा है। उनकी माँ जानती थी कि जो ये देख रही हैं वो हकीकत नहीं है, लेकिन जो वो सुनने जा रही हैं उसका शायद हकीकत से ताल्लुकात हो सकता है। वो बोलते हैं कि ऋषि को बोलो कि जल्दी इस घर को खाली कर दे, नहीं तो वो मेरी तरह किसी को नहीं छोड़ेगी, वो सबको एक एक करके मार देगी। मैंने जो गलती की वो ऋषि ना दोहराए। ये घर बन तो गया लेकिन आबाद नहीं हो पाएगा। बस जैसे ही ये शब्द वो कहते हैं, जैसे मानो उनको दीवार के पीछे से कोई खींच लेता है और वो अचानक से गायब हो जाते हैं। इनकी माँ जल्दी से भागी भागी जाती हैं, दरवाज़ा खटखटाती है ऋषि के कमरे का, और ऋषि को सारी बात बताती हैं। लेकिन शायद ऋषि अपनी माँ को बोलता है कि ये आपका कोई बुरा सपना होगा। पहला दिन है इस घर में, काफ़ी घटनाएं पहले से ही इस ज़मीन में हो चुकी हैं, शायद उन बातों का असर है। लेकिन उनकी माँ कह रही है कि मैंने बिल्कुल सीधे तौर पर ये चेतावनी को पूरे होशो आवाज़ में सुना है। उस चुड़ैल का, उस प्रेतनी का मौत का खेल शुरू हो चुका था। शायद इनके पिता की आत्मा आज भी इस ज़मीन में भटक रही है और वो कहना चाह रही है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। ऋषि इस चेतावनी को अनसुना कर देता है। अगले दिन जहाँ पर चहल पहल थी, खुशियाँ थी, अचानक वहाँ पर परेशानी छा जाती है। देखते ही देखते इनकी माँ समेत सभी धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो जाते हैं। किसी के पेट में दर्द, किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी की टांगे बहुत ज़्यादा दुख रही हैं। शुरू में ये फूड पॉइजनिंग का मामला लगा, लेकिन वही खाना ऋषि ने भी खाया था,
वही खाना उनकी पत्नी ने भी खाया था। उनको कुछ नहीं हुआ, हालांकि उनके बच्चे को समस्या आई, लेकिन सिर्फ इन 2 जानों को छोड़कर बाकी सभी जानों की हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे। अब ये निर्णय लिया गया कि जो सभी रिश्तेदार हैं वो ताऊ जी के पास चले जाएंगे। समझ किसी को नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। ताऊ जी जहाँ कह रहे थे कि हमने तो कहा था कि ये ज़मीन श्रापित है, हमने सुना है, लेकिन तुमने बेटा हमारी बात नहीं मानी। अब इन सब में इनकी माँ भी शामिल हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने कल रात को जो देखा था, अपने जिसके ऋषि के ताऊ जी से भी बात की और वो भी इस बात को मानते थे कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन सिर्फ ऋषि मानने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि उसकी पत्नी भी अब धीरे धीरे इस बात पर यकीन करने लगी थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। ऐसा ही एक दिन में माँ को ऐसा ख्वाब आया, सभी जो हैं वो अजीब से तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऋषि शायद ये बात सुनने के बावजूद भी टस का मस नहीं हो रहा था। अब जहाँ पर एक दिन पहले उस घर में चहल पहल थी, खुशियाँ थी, देखते ही देखते एक ही दिन में वो घर वीरान हो जाता है। सभी के सभी रिश्तेदार पहुंच जाते हैं ताऊ जी के घर, जाना पड़ता है मजबूरी में। इनकी माँ को ये बात याद आती है कि उसने कहा था कि वो इस घर को आबाद नहीं होने देगी, लेकिन अब नया नवेला घर एक दिन में खाली हो गया, उसको खाली कैसे छोड़ा जा सकता है। तो ऋषि डिसाइड करता है कि भी रात के समय में मैं वहां पे जाके सोऊंगा। काफ़ी समझाने की कोशिश की जाती है ताऊ जी के द्वारा, माँ के द्वारा, बाकी रिश्तेदारों के भी द्वारा, लेकिन ऋषि मानता किसी की नहीं है। वो कहता है कि ऐसे थोड़े घर को खाली छोड़ा जा सकता, अभी एक ही दिन तो, कल तो अभी गृह प्रवेश हुआ है। उसके ताऊ जी यही बात उसको कहते हैं कि बेटा ये बात तू समझ कि अभी कल ही गृह प्रवेश हुआ है, सुबह पंडित जी की तबीयत खराब होगी, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ऐसा जैसे उनको कुछ हुआ ही ना हो। और उसके बाद तेरी माँ वो कह रही हैं कि उसने छोटे को देखा और कैसे वो दीवार में चुना हुआ था और कैसे वो वार्निंग दे रहा था कि वो प्रेतनी, कौन सी प्रेतनी हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ था ना उस रात जिस दिन तेरा बाप यहाँ इस दुनिया से गया था। तो कहता है कि हो सकता है कि वो परेशानी तो कोई होगी, वो टहल रहे होंगे, गिर गए होंगे, लेकिन वो नाखूनों के निशान, वो नाखूनों की धार हमने देखी है बेटा, तू समझ क्यों नहीं रहा। और एक ही दिन के अंदर अंदर इतने लोग कैसे बीमार हो सकते हैं। तू कह रहा है फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो तुझे क्यों नहीं हुई, बिटिया को क्यों नहीं हुई, यानी कि ऋषि की वाइफ को। लेकिन ऋषि शायद अपनी इन बातों को ईगो पर ले चुका था। ऋषि कहता है कि ठीक है, जो आप कह सकते हैं ठीक है, लेकिन मैं इस घर में रात को जाऊंगा, मुझे तो कल किसी तरीके का कुछ महसूस नहीं हुआ। अब देखते हैं कि भाई वो बहुत हठी है, वो किसी की बात तो मानने से रहा, तो इसलिए वो सीधा इनकी जो पत्नी है यानी कि ऋषि की पत्नी है, वो कहती है ठीक है, अगर आप जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। खैर समझाया जाता है उसको भी, लेकिन कहती है कि मैं अब इनको अकेला ऐसे नहीं छोड़ सकती, तो वो भी चल देती है रात के समय में उसी श्रापित जमीन की उसी कोठी में, उसी घर में। अब रात का समय होता है, रात के समय में ये उसी घर में दोनों पति पत्नी बात कर रहे होते हैं। ऋषि कह रहा होता है कि मुझे तो समझ नहीं लग रही ये सब रिश्तेदारों को हो के गया। अरे सभी का तो छोड़ो, अब तो माँ भी इनमें शामिल होगी, माँ भी वही बातें कर रही हैं जो सभी रिश्तेदार कर रहे हैं। और माँ को भी चलो ठीक है, अब वो थोड़े से बुजुर्ग हो रहे हैं, लेकिन तुम भी उन्हीं बातों में अब शामिल हो चुकी हो। तो उनकी पत्नी कहती है कि कोई जो कुछ कहे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सामने आंखों के हो रहा है, आपको क्या लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है? कुछ तो कुछ समस्या है ना, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। ऐसे ही देखते ही देखते अचानक कुछ चेंजेस थोड़े आ जाते हैं। ऋषि कहते हैं मैं समझता हूँ जो तुम कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कुछ हो भी सकता है। लोगों का वहम सर पे जब चढ़ता है तो लोगों को ये ऐसा शारीरिक चेंजेस आते हैं। सबको ये वहम हो चुका है कि इस घर में कुछ ना कुछ है। देखो मुझे एक पैसे का वहम नहीं है, तुम्हें भी नहीं है, हम दोनों को छोड़कर बाकी सबको क्यों हुआ ऐसा। ये बात तो ठीक लगती है, लेकिन वो कहती है तो फिर हमारे बेटे को क्यों हो गया। खैर इस बात का जवाब ऋषि के पास था नहीं। अब रात काफी हो चुकी थी और ये सोने की कोशिश करते हैं। रात के समय में तकरीबन कुछ 2:20 के आसपास का समय था। आज काफी समय बाद ऋषि को फिर से एक आवाज सुनाई देती है, ठीक वैसी ही आवाज जो उसने काफी बरसों पहले तब सुनी थी जब उसके पिता नहीं रहे थे।
ये आवाज़ ठीक वैसे ही आंगन की तरफ से आ रही थी। ये ऋषि जल्दी से उठता है, वो देखता है उसकी पत्नी आराम से सो रही है और वो भागता भागता जाता है बाहर आंगन की तरफ। जैसे ही वो आंगन में देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ठीक एक कार और उस पर एक इंसान पड़ा हुआ था। ये जल्दी से भागता हुआ जाता है और देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ही हैं। लेकिन उनके पिता तो काफ़ी समय पहले गुजर चुके हैं, तो फिर ये ऐसा कैसे? ये जल्दी से हिलाता है तो अचानक से उनके पिता की आंखें खुलती हैं। अब इस वक्त ऋषि डरा हुआ नहीं था, वो हैरान था कि ये सब हो क्या रहा है। और उसके पिता जल्दी से उसका बाजू पकड़ते हैं और कहते हैं, बेटा इस घर को जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो वो भी तुम सबका वही हाल करेगी जो उसने मेरा किया। मुझे उसने समय ने दिया, लेकिन तुम्हारे पास समय है, अभी चली जाओ, अभी चले जाओ और जल्दी से जाके अंदर बहू को संभालो। ये सोचते हैं बहू को संभालो, मतलब समझा नहीं पिताजी में आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। देखते ही देखते जो ये सब इनके आंखों के सामने हो रहा था वो गायब हो चुका था। निश्चित तौर पर ये सच्चाई तो थी नहीं, क्योंकि इनके पिता तो काफी समय पहले जा चुके थे और तो और उस आंगन में कोई गाड़ी भी नहीं थी। लेकिन इनके पिता ने एक बात कही थी कि बहू को बचाओ। अब ये जल्दी से अंदर जब भागते हैं तो क्या देखते हैं कि इनके दरवाजे पर एक औरत खड़ी हुई है। थोड़ी बुजुर्ग सी लग रही है, थोड़ा सा उसका कुब जिसे कहते हैं थोड़ा सा पड़ा हुआ है। उसके बाल नीचे की तरफ लटके हुए हैं और वो ऐसे इशारा कर रही है। अब ये पहले सहम जाते हैं कि भाई ये कौन कहाँ से आ गई, इस समय इस घर में कौन कैसे आ सकता है। लेकिन ये इशारा किस तरफ कर रही है? ये थोड़ी सी धीमे स्वर में डरते डरते बोलते हैं, माँ जी आप कौन है? वो फिर हाथ उठा के ऊपर की तरफ इशारा करती है अपने कांपते हुए हाथों से। अब उसकी जब हंसी निकलती है, ऊंची सी अट्टहास लगाती है, इनकी तरफ घूमते हुए कहती है, तेरी मौत। और उसकी जो शक्ल थी, इससे घिनौनी शक्ल आज तक ऋषि ने कभी नहीं देखी थी। पूरी तरीके से जला हुआ चेहरा। और जैसा ही ये कहती है, वो इनकी आंखों के सामने देखते देखते गायब हो जाती है। आज ऋषि शायद पछता रहे थे। उस लॉबी के दरवाजे से लेकर उस कमरे के दरवाजे तक सफर करने में आज ना जाने इनको कितना समय लग रहा था। ये जितना तेज जाने की कोशिश करते, इनके पांव उतने ही भारी होते जाते, जैसे मानो उनको पीछे से पकड़कर को खींच रहा है। और ये पूरा जोर, पूरा दम लगाकर आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये कमरे में जाते हैं तो कमरे में बिल्कुल शांति थी। ये आवाज लगाते हैं, रोशनी, रोशनी कहाँ पे हो तुम? ये इधर उधर देखते हैं। जो चंद्रमा की थोड़ी थोड़ी किरणें खिड़की को चीरती हुई कमरे में आ रही थी, सिर्फ उसकी ही रोशनी थी। ये जल्दी से हड़बड़ाहट में दरवाजे के पास जो बटन होते हैं उसको चलाते हैं, लेकिन कोई भी लाइट चल नहीं रही थी। सिवाय उस चांदनी की रोशनी के अलावा घर में रोशनी का कोई और जरिया नहीं था। और उनका फ़ोन भी बेड पर पड़ा हुआ था। लेकिन बेड पर तो जब ये गए थे तब रोशनी भी लेट रही थी, तो वो कहाँ पे गई? और वॉशरूम भी अटैच नहीं था, वो भी दूसरी तरफ था। क्या रोशनी बाहर गई होगी? लेकिन फिर भी ये आगे की ओर बढ़ते हैं, आवाज़ लगाते हैं, रोशनी, रोशनी कहाँ हो तुम? जल्दी जल्दी आओ, हमें अभी निकलना होगा यहाँ से। लेकिन रोशनी की आवाज़ नहीं आ रही थी। अब ये बेड के पास जाते हैं, फ़ोन अपना चलाकर, मतलब टॉर्च चलाकर इधर उधर देखना शुरू करते हैं, लेकिन रोशनी इनको कहीं मिल नहीं रही थी। अचानक से इनके हाथ पर थे एक बूंद गिरती है। ये देखते हैं चिपचिपी सी बूंद थी, जैसा कोई थूक होता है। और जैसे ही ऊपर देखते हैं तो टॉर्च करके इनकी पत्नी रोशनी छत से चिपकी हुई, चेहरा नीचे की ओर, इनको देखकर हंस रही थी। इनकी तो चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि जो ये अपनी आंखों से नज़ारा देख रहे थे, किसी भी हालत में ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। ये कहते क्या कर रही हो नीचे? लेकिन ये ऊपर कैसे गई?
इस हालात में कैसे ऊपर जा सकती है। अब इनके सामने रोशनी कभी इस दीवार पर छिपकली की तरह, कभी उस दीवार पर जाती, इनको देखती और हंस रही थी। लेकिन ये एक बदलाव जरूर देख रहे थे। जैसे जैसे रोशनी इधर उधर भागे जा रही थी, उसका चेहरा फूलता जा रहा था, उसकी जो नसें हैं वो दिखाई दे रही थी, जैसे कोई अंदर से उसके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखें लाल होती जा रही थी। ये जब थोड़ी सी रोशनी नीचे आती है, जल्दी झपट के उसको पकड़ के नीचे की तरफ करते हैं, 2 तमाच लगाते हैं, 2 चांटे लगाते हैं। वो जैसे मानो रोशनी होश में आ जाती है। लेकिन उसके हालात इतने खराब हो चुके थे, उसका शरीर नीला पड़ता जा रहा था, वो बेसुध हो चुके थे। ये जल्दी से उसको उठाते हैं, फोन करते हैं अपने ताऊ को, जल्दी आओ, गाड़ी लेकर जल्दी आओ, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इनके ताऊ जल्दी से गाड़ी लेकर आते हैं। कुछ ही दूरी पर था घर, मतलब तो था दूरी, लेकिन गाड़ी पर कह सकते हो 10 मिनट लग जाते हैं। 10 मिनटों में आते हैं। कोई अभी बात करने का टाइम नहीं था, कुछ सवाल जवाब का टाइम नहीं था। जल्दी से रोशनी को गाड़ी में लिटाते हैं और भागते हैं हॉस्पिटल, शहर की ओर। आधा घंटा इनको शहर जाने में लगता है। रोशनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब डॉक्टर को जब दिखाया जाता है, डॉक्टर ध्यान से उसकी देखते हैं, चेक करते हैं, तो वो कहते हैं कि कुछ खतरनाक जहर दिया गया है इसको। इसकी वजह से बहुत जल्दी नीली पड़ चुकी है और हम कुछ कह नहीं सकते कि ये बचेगी भी कि नहीं। कुछ समय बाद डॉक्टर तो जवाब दे देते हैं कि भाई यहाँ हमारे बस का काम नहीं, आप इसको बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ। आनंद फानंद में इनके लिंक्स होते हैं, भाई अच्छे अफसर थे, फ़ोन किए जाते हैं, तो आनंद फानंद में बड़े हॉस्पिटल में सारी अरेंजमेंट किया जाता है और रोशनी को लेकर जाया जाता है। लेकिन रोशनी को ठीक होते होते काफ़ी समय लगने वाला था। ये डॉक्टर ने बता दिया था। अब ताऊ जी भी गुस्से में थे, माँ भी गुस्से में थी कि बेटा हमने तुझे समझाया था, बात अब बिटिया पर आ गई है, बता क्या करें। शायद इसलिए जब आपके पिता ने सोचा कि इस घर को मैं ढा दूंगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। आपको बर्दाश्त इसलिए कर लिया कि आपने कुछ तोड़ने की बात नहीं की। आपने घर बना लिया, उसने वार्निंग दी, आपने नहीं समझी, बात आपकी पत्नी की जान तक बनाई। लेकिन अभी समय है, उस घर को छोड़ दीजिए। अब तो कोई दूसरा चारा बचा नहीं था उस घर को छोड़ने का। ऋषि को बात समझ आ चुकी थी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर पहले ही किसी का कब्जा होता है। हमारी लाख इच्छाएं हों, हमारे माता पिता की लाख इच्छाएं हों, उनके सामने टिक नहीं सकती। इसी बात को अपने पल्ले बांध कर वो उस गांव से चले जाते हैं। गांव में आना जाना लगा रहता है, लेकिन अब वो उस ज़मीन की तरफ रुख नहीं करते। हाँ, वहाँ पर बगीचा बना दिया गया है, पौधे हैं, पेड़ हैं। उन बुढ़िया की याद में उस घर को उन्होंने थोड़ा सा रेनोवेट करके उसका एक स्मारक टाइप बनाया हुआ है, ताकि उसकी जो आत्मा है जब तक वो रहेगी ठीक है, और जब भी कोई उनमें से आए तो उसको ये आभास हो उसकी आत्मा को कि हम कोई कब्जा करने नहीं आए। और वो कहते हैं कि ठीक है, वो घर में हम रहते तो नहीं है, लेकिन दिन के समय में हम उस घर में चहल पहल होती है। हमने एक तरह से एक सेटलमेंट कर लिया उस बुढ़िया की आत्मा से कि भाई हम आपको कुछ तंग नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है, आना जाना रात को नहीं रुकते, लेकिन जब वो आते जाते हैं दिन में बच्चे बुच्चे खेलते हैं, कुछ ऐसी बात नहीं होती। और यह सिलसिला अभी भी चल रहा है। तो किसी भी जगह पर अपना हक जताने से पहले ये जान ले कि वहाँ पर हो सकता है कोई और भी पहले से मौजूद हो। उम्मीद करता हूँ आज का किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहीं समाप्त करते हैं आज का किस्सा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।